के साथ सना वारिस। खबर दोपहर में आज दो खबरों का इंतखाब किया है हमने। दो खबर दरअसल आज की दो बड़ी खबरें हैं। पहली खबर की अगर हम बात करें तो खबर दोपहर में जो हमने शामिल की है वो दिल्ली बिल के हवाले से है। दिल्ली बिल का लोकसभा में पेश किया गया, जिसके बाद दिल्ली सरकार और मरकजी हुकूमत आमने सामने नजर आ रही। इस हवाले से आम आदमी पार्टी का आज एहतजाज भी होने वाला है। पार्लियामेंट में ये मुनज़्ज़म होगा एहतजाज, और इस बिल पर आखिर आम आदमी पार्टी को एतराज क्या है। साथ ही सवाल ये उठता है कि आखिर मरकजी सरकार को क्यों जरूरत आन पड़ी इस बिल को लोकसभा में पेश करने की। कई सवालों की जानेंगे जवाब अपने खास मेहमानों से। लेकिन दूसरे खबर की अगर हम बात करें तो दूसरी खबर दरअसल कर्नाटक से आ रही है। कर्नाटक में अजान के हवाले से सर्कुलर जारी किया गया है। ये सर्कुलर कहता है कि रात 10 बजे यानी 10 AM से 6 AM तक लाउड स्पीकर का इस्तेमाल मसाजिद में नहीं किया जाएगा। आखिर इस सर्कुलर की जरूरत क्यों आन पड़ी, इस पर भी हमारी बातचीत होगी। सबसे पहले खबर दिल्ली के हवाले से। लोकसभा में मोदी हुकूमत ने एक बिल पेश किया है जिससे दिल्ली की सियासत में हंगामा बरपा हो गया है। मोदी हुकूमत ने कौमी राजधानी खित्ता दिल्ली सरकार तरमीमी बिल पेश किया। इस बिल में दिल्ली के वजीर आला और लेफ्टिनेंट गवर्नर के दरमियान ताकतों के तकसीम को वाजे कर दिया गया है। मज़कूरा बिल के जरिए कौमी राजधानी खित्ता दिल्ली सरकार कानून 1991 में 3 बड़ी अहम तब्दीलियां की गई हैं। कानून के सेक्शन 21 में तब्दीली करके कहा गया है कि दिल्ली असेंबली से पास किए गए किसी भी कानून में सरकार लफ्ज का मतलब लेफ्टिनेंट गवर्नर माना जाएगा। सेक्शन 44 में भी बड़ी तब्दीली की गई है, जिसके मुताबिक दिल्ली हुकूमत या असेंबली के जरिए लाए गए किसी भी फैसले पर अमलावरी से कबल लेफ्टिनेंट गवर्नर की राय लेना लाजमी बनाया गया है। सेक्शन 14 क्या कहता है? सेक्शन 14 का दायरा भी बढ़ाया गया है। इस सेक्शन में लेफ्टिनेंट गवर्नर को कुछ मामलों में असेंबली के जरिए पास कानून को मंजूरी देने से मना करने का इंतजाम है। बिल पेश किए जाने के बाद दिल्ली के वजीर आला अरविंद केजरीवाल और नायब वजीर आला मनीष सिसोदिया ने मरकज की मोदी हुकूमत पर इस बिल को लेकर नाराजगी जाहिर की है। तो उधर आप अरकान पार्लियामेंट ने पार्लियामेंट के अहाते में महात्मा गांधी के मुजस्समे के रूबरू मरकज के बिल के खिलाफ एहतजाज दर्ज किया, जिसकी तस्वीरें हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखाएंगे। आप अरकान पार्लियामेंट ने और संजय सिंह की सरबराही में हाथों में पोस्टर पकड़कर एहतजाज किया गया और LG को मजीद इख्तियारात देने वाले तरमीमी बिल की मुखालिफत की गई। संजय सिंह क्या कुछ कहते हैं, आइए आपको सुनाते हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार सुप्रीम कोर्ट के संविधान पीठ के फैसले को बदल रही है, देश के संविधान की और लोकतंत्र की हत्या कर रही है। दिल्ली में एक चुनी हुई सरकार है जो प्रचंड बहुमत से चुनकर आई है, उस सरकार को खत्म करके LG को सरकार बना रही है। जबकि सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट तौर पे कहा है दिल्ली में चुना हुआ मुख्यमंत्री ही सरकार है, चुनी हुई सरकार ही सरकार है। 3 विषयों को छोड़ के सारे अधिकार दिल्ली की चुनी हुई सरकार के पास है। अब आप उस सरकार को ही खत्म कर रहे हैं, आप LG को सारे अधिकार दे रहे हैं। एक कहावत है, खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे, और MCD में जब बीजेपी 0 हो गई तो वो क्यों हीरो बन रही है? मैं पूछना चाहता हूं कि जब MCD में हो गए 0 तो क्यों बनते हो हीरो? तो इसलिए आज हम लोग यहां पर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा पर अपना विरोध प्रदर्शन दर्ज कराने के लिए आए हैं। पार्लियामेंट में भी इस पर हम लोग जमकर विरोध करेंगे। दूसरे दलों से भी बातचीत चल रही है, वो लोग भी इसमें हमारा समर्थन करेंगे। पर बातचीत करने के लिए हम रुख करेंगे बीजेपी लीडर का कि आखिर सरकार को क्यों जरूरत आन पड़ी इस फैसले का। और हमारे दरमियान इस बीच जुड़ रहे हैं हरीश खुराना साहब, जो कि तर्जुमान हैं बीजेपी के। आपका इस्तकबाल करते वक्त देने के लिए शुक्रिया। सबसे पहले हरीश खुराना साहब, यही सवाल ये उठता है कि अमेंडमेंट की जरूरत क्यों आन पड़ी? आखिर बिल क्या कहता है और क्यों ये जरूरत इस वक्त आन पड़ी कि ये फैसला लिया जाए, ये बिल पेश किया जाए? हरीश खुराना साहब, नहीं है, आवाज आ रही है मेरी? जी आ रही है। आवाज आ रही है? जी जी बोलिए। देखिए, पहली बात तो समझनी पड़ेगी कि बिल कहता क्या है। बिल कोई आज से नहीं है। बिल जो है वो 1991 के अंदर पास हुआ था। 1993 के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी थी, 93 पहली सरकार बनी। उसके अंदर भी जो वर्ड था, जो अल्टीमेट अथॉरिटी थी, वो लेफ्टिनेंट गवर्नर था। कोई चेंज थोड़ी किया उन्होंने। हाँ। लेकिन
238 के तहत सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा कि 14 फरवरी जो 2019 को कहा कि क्लैरिटी होनी चाहिए दोनों के बीच में कि एलजी की क्या पावर्स है और सरकार की क्या पावर, दिल्ली सरकार की क्या पावर है, उसको क्लैरिटी होनी चाहिए। तो उस क्लैरिटी के तहत ये आज बिल पेश किया गया और मुझे लगता है कि जिस प्रकार से कंफ्यूजन पैदा की जा रही है अरविंद केजरीवाल की सरकार के द्वारा वो बहुत गलत है। शुरू से ही अगर 1993 की पहली सरकार से ले तो उसी तब से लेके अब तक कोई चेंज नहीं आया है, कुछ नहीं हुआ है। सभी अथॉरिटी जो थी अल्टीमेट अथॉरिटी, आपने कहा कि कंफ्यूजन पैदा करने की कोशिश आम आदमी पार्टी की तरफ से, आप सरकार की तरफ से की जा रही है, तो इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए आप क्या करेंगे? जैसा कि आम आदमी पार्टी का ये कहना है कि हमें एतराज है और इस पर हंगामा भी बर्पा हो गया है, तो सवाल ये उठता है कि फिर आखिर एतराज क्यों? क्या आप लोगों की पहले बातचीत नहीं हुई थी? देखिए, आम आदमी पार्टी की तो फितरत हो गई है कि हर मुद्दे के ऊपर कंफ्यूजन क्रिएट करना और हल्ला मचाना है। आप मुझे बताइए ना कि यूनियन टेरिटरी है, आप जो सरकार के अंदर आए थे आपको नहीं मालूम था कि दिल्ली यूनियन टेरिटरी है, राज्य नहीं है। यूनियन टेरिटरी के अधिकार चाहे वो पौंडीचेरी हो, चाहे वो आज की डेट में जम्मू एंड कश्मीर हो, अल्टीमेट अथॉरिटी कौन होता है? अल्टीमेट अथॉरिटी लेफ्टिनेंट गवर्नर होता है। तो उसके तहत एक क्लैरिटी हो गई इस बिल के तहत कि अल्टीमेट अथॉरिटी जो सरकार है वो लेफ्टिनेंट गवर्नर है। मैं आपको जानकारी में थोड़ा इतिहास में लेके जाना चाहता हूँ। 1993 के अंदर जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई थी, मेरे वालिद वो दिल्ली के मुख्यमंत्री बने थे। आपको मालूम नहीं होगा कि दिल्ली जल बोर्ड, सीटीसी, देसू जो आज विद्युत बोर्ड है, वो दिल्ली सरकार के तहत नहीं होता था, उस वक्त भी वो सेंट्रल गवर्नमेंट के तहत होता था। ये सिर्फ बातचीत के जरिए आपस में सलाह मशवरा करके, सेंटर में उस वक्त कांग्रेस की सरकार होती थी, उनसे बात करके अपने तहत किया गया। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि दिल्ली की सरकार अपने अहंकार के अंदर जी रही है। आप वो एग्जाम्पल देंगे कि एमसीडी में हम 0 आए। अरे 5 सीटों के अंदर 4 सीटें पिछली बार भी आम आदमी पार्टी के बाद भी अब भी हुई है। तो अगर आज भी हम 2/3 बहुमत से एमसीडी के अंदर है, तो जिस प्रकार का ये नैरेटिव पेश करने की कोशिश की जा रही है कि हम बैकडोर से करना चाहते हैं, तो इन माफ कीजिएगा, दिल्ली एक यूनियन टेरिटरी, ये बात समझना बहुत जरूरी है आम आदमी पार्टी के लोगों को, लेकिन वो समझना चाहते नहीं है। उनका सिर्फ यही है कि खाता ना बही, जो अरविंद केजरीवाल कहे वही सही, वो सही नहीं होता। हरीश खुराना साहब, 2015 से लेकर 2018 में जो कशमकश थी मरकजी सरकार, दिल्ली सरकार और एलजी को लेकर, उस वक्त हमने देखा था कि ये मामला काफ़ी तूल पकड़ा। तो क्या ये माना जाए कि इस अमेंडमेंट के बाद जो चीज़ें माजी में चल चुकी हैं वो नहीं चलती हुई दिखाई देंगी? लेकिन एक सवाल यहाँ पर ये भी उठता है कि जब अमेंडमेंट बिल पेश किया गया उसी वक्त ये एहतजाज किया जा रहा है, तो आगे फिर क्या होगा? देखिए, उसी को क्लैरिटी करने के लिए तो बिल पेश किया गया। हमें समझना बहुत जरूरी है, कई चीजों के ऊपर कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है और अननेसेसरी अरविंद केजरीवाल जी उसका हल्ला मचाते हैं। उसी क्लैरिटी के तहत आज ये बिल पेश किया गया कि देखिए, आपको समझना होगा कि दिल्ली एक राज्य नहीं है, दिल्ली एक यूनियन टेरिटरी है और यूनियन टेरिटरी के अंदर जो पावर दिए गए हैं सीएम को वो बड़े क्लियर हैं और जो पावर दिए गए हैं लेफ्टिनेंट गवर्नर को वो भी क्लियर कर दिया गया है। तो मुझे लगता है कि संविधान के तहत ये बिल लाया गया है और संविधान के तहत यूनियन टेरिटरी, फिर बोल रहा हूँ, मैं रिपीट कर रहा हूँ इस बात को और आपके चैनल के लोगों को भी बताना चाहता हूँ कि दिल्ली एक यूनियन टेरिटरी है, राज्य नहीं है। यूनियन टेरिटरी के अंदर चाहे वो जम्मू कश्मीर हो, चाहे वो पौंडीचेरी हो, अल्टीमेट अथॉरिटी जो होती है लेफ्टिनेंट गवर्नर होता है। फाइनली जो अथॉरिटी है और उसका इख्तियार मरकजी सरकार के हाथ में होता है, लिहाजा क्लियर किया गया है, तस्वीरें साफ और शफाफ कर दी गई हैं कि कौन कौन से इख्तियारात किसके पास रहेंगे। लेकिन आम आदमी पार्टी का ये कहना है कि दिल्ली सरकार के हवाले से ये फैसला लिया गया है और ये फैसला कहीं ना कहीं मरकजी सरकार के अहंकार से वो ताबीर करते हुए दिखाई दे रहे हैं। रचना हमारे साथ हमारी नुमाइंदा जुड़ी, उनका रुख करें। उससे पहले राजेश गुप्ता साहब जो कि आम आदमी पार्टी के लीडर हैं, आपका इस्तकबाल करते हैं। और हरीश खुराना साहब, आप हमारे साथ बने रहिएगा। आम आदमी पार्टी को आखिर इस अमेंडमेंट बिल से एतराज क्यों है, सबसे पहले तो ये बताइएगा राजेश जी। देखिए, मेरा सबसे पहला सवाल तो ये है कि ये बिल लाने की इन्हें जरूरत ही क्या पड़ी? क्या जरूरत थी इन्हें बिल लाने की? दरअसल जब पिछली बार भी जैसे 2015 में इनकी 3 ही सीट रह गई और इस बार भी पूरा षड्यंत्र रचकर, शोर मचाकर, झूठ बोलकर शाहीन बाग के नाम पर, उसके बाद भी इनकी 8 ही सीट आ पाई।
तो इनको ये लगने लगा कि भाई अब तो बहुत बुरा हाल है और अरविंद केजरीवाल की सरकार की पॉपुलैरिटी लगातार बढ़ती चली जा रही है। ये जानते हैं कि कांग्रेस का हाल बहुत खराब है, तो और ये जो ये शोर मचाते थे कि आखिर मोदी जी का विकल्प कौन है, तो इन्हें दिखाई देने लगा कि जनता को अरविंद केजरीवाल एक विकल्प के तौर पे नजर आ रहे हैं। तो ये डराने के लिए और ये करने के लिए कि एलजी की सरकार है, अरविंद केजरीवाल की सरकार नहीं है, ये बताने के लिए ये इस बिल को लेके आए। जब इन्होंने पहले कोशिश करी कि दिल्ली की सरकार में अरविंद जी के विधायक हार जाएं, नहीं हारे, फिर कोशिश करी खरीद लो, खरीद भी नहीं पाए जैसे कांग्रेस के खरीद लेते हैं, फिर कोशिश करी कि भाई सरकार गिर जाए, वो भी नहीं हो पाती है जब खरीदने के बाद में। तो अब ये पीछ सुप्रीम कोर्ट के अंदर, सुप्रीम कोर्ट ने भी इनको समझा दिया कि भाई ये 3 चीजें आपके पास में है और बाकी चुनी हुई सरकार की जो जिम्मेवारी है वो काम करे। तो अभी पीछे से एक बिल लेके आ गए, क्योंकि इतने डरे हुए घबराए हुए लोग हैं, सभी जानते हैं कि भाजपा के लोग बहुत डरते हैं, घबराए हुए लोग होते हैं, तो और ये डर बनाना चाहते हैं, हम डरते नहीं इनसे। नहीं, भारतीय जनता पार्टी तो ये कह रही है राजेश जी कि हमने क्लियरिटी की है ताकि तस्वीरें पूरी तरीके से साफ हो जाए और जो लड़ाइयां माजी में हुई हैं वो लड़ाइयां ना हो पावर के इस्तेमाल को लेकर। इन्होंने कोई ऐसा काम, बस मैं आपको बता रहा हूँ, जो मेन चीज अगर आप उसमें पढ़ें तो है कि एलजी की सरकार, ये डर गए सिर्फ एक नाम से कि अरविंद केजरीवाल की सरकार वर्सेस मोदी की सरकार। ये जो मॉडल था इसमें मोदी जी लगातार फेल होते चले जा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि जैसे सूरत में हमने जीत करी, जैसे हम एमपी में जीते, या जितने भी जिला अध्यक्ष के जिला चुनाव हो रहे हैं, ग्राम पंचायतों के चुनाव हो रहे हैं, हम लगातार जीतते चले जा रहे हैं। तो इनको जो ये घबराहट हुई है, देखिए ये इनके भी तो सर्वे कराते रहते हैं ना, तो इनके सर्वे में ये आ चुका है कि 2024 के अंदर अरविंद केजरीवाल एक मजबूत विकल्प के तौर पर मोदी जी के सामने। तो उस घबराहट के अंदर ये इस बिल को लेके आए हैं ताकि ये कह सके कि ये तो एलजी की सरकार थी। ये आपने देखा कि कोरोना में जब हरीश खुराना साहब, आपने आम आदमी पार्टी को सुना, जो कि एमएलए हमारे दरमियान मौजूद है, उनका कहना है कि बीजेपी कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी की स्ट्रेंथ को देखकर डर रही है और इसी वजह से जो ताकत की तकसीम की गई है वो अपनी झोली में की गई है, सिर्फ और सिर्फ मकसद डर है। देखिए, मुझे लगता है कि राजेश गुप्ता जी मेरे मित्र भी हैं, एमएलए हैं, लेकिन एमएलए होने के बाद भी अगर उनको दिल्ली का यूनियन टेरिटरी का मतलब नहीं पता तो ये गलती उनके, मेरी नहीं है। लेकिन हमने हमारी बात बहुत शंका, बड़ी कंफ्यूजन की स्थिति खुद सर्वे कर रहे हैं। एक तरफ तो कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री के तौर के ऊपर पेश किया जाएगा 2024 के अंदर, विकल्प के रूप के पेश में किया जाएगा अरविंद केजरीवाल को, तो दिल्ली से उनका क्या लेना? फिर इसका मतलब दिल्ली में रहना नहीं चाहेंगे वो, तो फिर ये किस प्रकार की बातें कर रहे हैं कि दिल्ली के अंदर तो अरविंद केजरीवाल की सरकार है, क्या दिल्ली के प्रधानमंत्री बनने चाहते हैं क्या वो? तो सवाल ये है कि इनसे ये पूछिए कि क्या दिल्ली 1991 से लेके अब तक दिल्ली यूनियन टेरिटरी थी या राज्य था? अगर राज्य नहीं था और यूनियन टेरिटरी थी तो यूनियन टेरिटरी का हेड कौन होता है ये भी बता दें, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का, बीजेपी का सीधे तौर पर राजेश जी ये कहना है कि यूनियन टेरिटरी होने के नाते मरकजी सरकार ये इख्तियार रखता है। देखिए, बहुत ही जबरदस्त बात है कि जो मेरे भाई खुराना साहब सामने बोल रहे हैं, वो दिल्ली के आदरणीय पहले जो हमारे मुख्यमंत्री थे, जिन्हें दिल्ली का शेर कहा जाता था, मदन लाल खुराना जी के सुपुत्र हैं। वही मदन लाल खुराना जी जिन्होंने बहुत लड़ाई रखी केंद्र से ये कहलवाने के लिए कि दिल्ली के अंदर दिल्ली की सरकार हो, और 1993 में इलेक्शन हुए और वो मुख्यमंत्री बने। तो कानून तो तब ये था कि दिल्ली में चुनाव ही नहीं होने चाहिए, लेकिन इनके पिताजी ने लड़ाई लड़ी। उसके बाद में अब दूसरी बात पे आइए, जीतने के बाद भी उन्होंने ये कहा कि दिल्ली ऐसे है जैसे मेरे पास में शरीर तो है लेकिन आत्मा नहीं है। तो जब तक दिल्ली पूर्ण राज्य नहीं बन जाती तब तक ऐसे ही चल रहा है जैसे मेरा शरीर बिना आत्मा के चल रहा हो। इतना संघर्ष मदन लाल खुराना जी ने करा, और भाई साहब जानते हैं इस बात को, खुराना साहब उनके सुपुत्र हैं। आज ये क्या हो रहा है? उसके बाद में साहिब सिंह वर्मा जी बने, वो भी भाजपा के मुख्यमंत्री थे। उन्होंने कहा कि ऐसी सरकार चलाने से ज्यादा अच्छा है मैं खेत में जाके खेती कर लूं, खेत में जाके खेती कर लूं, ये कहा उन्होंने साहिब सिंह वर्मा जी ने। आप बताइए, जब भाजपा के मुख्यमंत्री ये कहते रहे और इनके मैनिफेस्टो में लगातार आता रहा कि हम तो पूर्ण राज्य बनवाएंगे, अब आधा था या आधे का 1/4 करना चाहते हैं और धीरे धीरे चाहते हैं कि यहाँ पे चुनाव खत्म हो जाए। राजेश जी, बीजेपी का हरीश खुराना साहब का सीधे तौर पर ये कहना है कि आखिर यूनियन टेरिटरी का मतलब क्या होता है? अरे मैं ये कह रहा हूँ 93 से पहले ये यूनियन टेरिटरी थी तो यहाँ चुनाव भी नहीं होते थे। इनके पिताजी ने लड़ाई लड़ी थी कि लोगों की आवाज के लिए कोई हो। अब उसके बाद में, अब ये तो लॉर्ड माउंटबेटन की बात कर रहे हैं। अब क्वीन जब इंग्लैंड से राज होता था वो वही भाषा बोलते थे जो आज खुराना जी है बीजेपी बोल रही है।
बीजेपी जो खुराना साहब, हरीश खुराना साहब, अंग्रेजों की भाषा है। देखिए सरकार लफ्ज का मतलब एलजी, इसमें बहुत गहराई है। देखिए मेरी बात समझिए, हाँ। ये खुद कंफ्यूज है और ये कंफ्यूज करना चाहते हैं। यही कंफ्यूजन दूर करने के लिए किया गया है। एक तरफ तो कह रहे खुराना जी ने लड़ाई लड़ी, दो मुद्दों को जोड़ रहे हैं। एक मुद्दा है पूर्ण राज्य का दर्जा, दूसरा मुद्दा है कि आज की डेट में संविधान क्या कहता है, दिल्ली का संविधान क्या कहता है। दो अलग अलग मुद्दे हैं। आज की डेट में 1991 के बाद, 1993 की लड़ाई लड़ने के बाद दिल्ली को विधानसभा मिली, लेकिन यूनियन टेरिटरी मिली। मानता हूँ यूनियन टेरिटरी के अंदर विधानसभा के अंदर हुए चुनाव, लेकिन दिल्ली का आज की डेट में स्टेटस क्या है? दिल्ली आज की डेट में यूनियन टेरिटरी है विद विधानसभा, तो पौंडीचेरी का भी यही हाल है। लेकिन सवाल ये है कि आप पूर्ण राज्य को दर्जा को इसके अंदर जोड़ना चाहते हैं, वो कंफ्यूजन यही तो खुद क्या कर रहे हैं। मैं यही तो कह रहा हूँ कि दो अलग अलग मुद्दों को जोड़ रहे हैं। पूर्ण राज्य की मांग अलग चीज है और दिल्ली का संविधान के हिसाब से यूनियन टेरिटरी अलग चीज है, तो इसको जोड़ना क्यों चाह रहे हैं? मैं तो इनसे बात पूछ रहा हूँ, ठीक है। आज की डेट में दिल्ली का स्टेटस क्या है? आज की डेट में दिल्ली का स्टेटस ये है, दिल्ली एक यूनियन टेरिटरी है। और जब ये चुनाव लड़े थे दिल्ली का, जब ये 67 सीट लेके आए थे या 62 सीट लेके आए थे, तब भी दिल्ली का स्टेटस यूनियन टेरिटरी था, तब भी दिल्ली विधानसभा पूर्ण ठीक राज्य है, नहीं थी। इसका जवाब मैं लूंगी राजेश साहब से, लेकिन इस बीच दिल्ली में चल रहे उठापटक अमेंडमेंट बिल के हवाले से आम जनता क्या सोचती है, हमारी नुमाइंदा रचना जुड़ी हुई है, जिनका रुख कर लेते हैं। रचना, ये बताइएगा कि जो सियासी रस्साकशी चल रही है लोकसभा में पेश किए गए अमेंडमेंट बिल को लेकर, इस पर आम जनता की, आवाम की क्या कुछ राय है? बिल्कुल सना, जिस तरीके से अमेंडमेंट बिल पास किया गया और उसके बाद से सियासत देखने के लिए मिल रही है, आम आदमी पार्टी कुछ और कह रही है, बीजेपी कुछ और कह रही है, दोनों तरफ से अपनी अपनी बातें यहाँ पर रखी जा रही हैं। और जिस तरीके से अगर हम दिल्ली के लोगों की बात करें तो दिल्ली के लोगों का कहना है कि हम सिर्फ विकास चाहते हैं, डेवलपमेंट चाहते हैं, और डेवलपमेंट के लिए जो बेटर होगा वो उन चीज़ों के साथ जनता है। चाहे वो अरविंद केजरीवाल की सरकार अगर डेवलपमेंट करती है तो जनता अरविंद केजरीवाल के साथ है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि उनकी जो सरकार चुनी हुई सरकार है, जनता ने उन्हें चुनकर यहाँ पर भेजा है, और अब जब ये अमेंडमेंट होगा तो दिल्ली का मुखिया उपराज्यपाल को ही माना जाएगा, क्योंकि शक्तियाँ उनके पास है। इसके लिए यहाँ पर लगातार विरोध यहाँ पर हो रहा है। और जिस तरीके से तमाम आप सांसद प्ले कार्ड्स लेकर संसद के सदन में पहुंचे हैं और लगातार इस अमेंडमेंट बिल को कहा जा रहा है कि ये तानाशाही पूर्ण फैसला है, लोकतंत्र विरोधी फैसला है। लेकिन जिस तरीके से दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष आदेश गुप्ता हैं, उनका कहना है कि ये बिल सिर्फ एक क्लेरिफिकेशन देगा कि सरकार के पास क्या काम है, उनको क्या काम करने हैं, और एलजी साहब के पास क्या काम है, वो क्या काम करेंगे। यहाँ पर जिस तरीके से लगातार जो बीजेपी लगातार आरोप लगाती रही है आम आदमी पार्टी पर कि मन मर्जी वो करते हैं या जनता के पैसे का इस्तेमाल अपने विज्ञापनों में करते हैं, इस तरीके की तमाम बातें, आरोप प्रत्यारोप हमें बार बार देखने के लिए मिले, तो उन चीज़ों पे कहीं ना कहीं यहाँ लगाम लगेगी। और जाहिर सी बात है सना, जब इतने सारी उलझनें होती हैं और उसका एक रास्ता निकाला जाता है तो उसका जनता पे पड़ता है, क्योंकि जनता को सिर्फ विकास चाहिए, डेवलपमेंट चाहिए। इन तमाम के बीच जनता सिर्फ और सिर्फ देखती रहती है कि हमारे हुक्मरान इस हवाले से क्या कुछ फैसला लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। राजेश गुप्ता साहब का रुख कर लेते हैं, जो कि एमएलए हमारे दरमियान मौजूद है आम आदमी पार्टी के। राजेश जी, आज सवाल ये उठता है कि आखिर जब ये अमेंडमेंट बिल पेश कर दिया गया लोकसभा में, तो अहम और जो बड़ी डर है सरकार को, आम आदमी पार्टी सरकार को, वो क्या है? देखिए, हकीकत यह है कि हमें इतना फर्क इस बात से नहीं पड़ता कि ये एलजी की सरकार का नाम करना चाहते हैं। तकलीफ इस बात की है कि इस बिल के बाद में ये कुछ ऐसा करना चाहेंगे कि जो बिल लटके रहें, एलजी साहब के पास जाएं, एलजी साहब लेके बैठे रहें, उसके बाद वो एमएचए में भेजे ही नहीं गृह मंत्रालय में, और भेज दें तो फिर इसको वापस आए तो रुक जाए। तो कुल मिला के जो डर है वो दिल्ली की जनता के काम रुकेंगे, इस बात का डर है। और जब तक कोर्ट का डिसीजन नहीं आया था, तो अगर आप उससे पहले देखें तो दिल्ली में कामों में, वाईफाई में, कैमरे में बहुत दिक्कत हो रही थी। माननीय मुख्यमंत्री जी को खुद जाके धरना देना पड़ा था एलजी साहब के। तो ये जो धीरे 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 ये ताकत को कंट्रोल करना चाहते हैं, फेडरल सिस्टम को तोड़ना चाहते हैं, ये उसकी एक प्रक्रिया है, ये शुरुआत है। अब हम क्या करेंगे? पहले तो हम विरोध करेंगे। हम आप जैसे जो हमारे प्रमुख न्यूज चैनल्स हैं उस पर हमारी डिबेट्स होगी, वहां जनता सुन रही है। हम रोड से, सड़क से, संसद तक इसके खिलाफ विरोध करेंगे। और अल्टीमेटली जो इनका घमंड है कि ये केंद्र में बैठे हैं इसलिए इन्होंने इसको कंट्रोल करा है, यही पहले कांग्रेस गलती कर रही थी। और जो ये छुपी छुपी सी यहाँ पर
इमरजेंसी लगा रहे हैं, आपातकाल इन्होंने लगाया है, मैं कुछ बोल सकता उसका हूं? जवाब इनको 2024 में और हर चुनाव में हरीश जनता खुराना, देगी। हरीश खुराना साहब, जब भी कोई मसला दरपेश होता है दिल्ली में तो मरकजी सरकार तो जवाबदेह होती ही है, दिल्ली सरकार भी जवाबदेह होती है। अब सवाल ये उठता है कि दिल्ली सरकार के हवाले से और उनके इख्तियारात के हवाले से जो फैसला इस अमेंडमेंट बिल के जरिए लिया गया है, तो क्या ये नहीं माना जाए कि दिल्ली सरकार के इख्तियार को कम करने के लिए, और जैसा कि राजेश गुप्ता साहब ये कह रहे थे कि जो स्मूथली काम चल रहा था उसमें कहीं ना कहीं बाधा डालने के लिए किया गया है? देखिए, राजेश गुप्ता जी की सच्चाई लब पे आ गई। हमको डर इस बात का नहीं है कि संविधान के हिसाब से काम क्या होगा। देखिए, आज जो क्लैरिटी हुई है वो यही हुई है कि अरविंद केजरीवाल को संविधान के हिसाब से काम करना पड़ेगा। उनको डर है, क्या होगा कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, खुद कह रहे हैं कि कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पर डर लग रहा है कि कहीं हमारे बिल न रोक दिए जाए। अगर आप संविधान के हिसाब से काम करेंगे तो कोई कुछ नहीं होने वाला। और 1992 से सरकारें चलती हुई आ रही हैं और बहुत से काम कर रही हैं, लेकिन आप संविधान के हिसाब से अगर काम नहीं करोगे तो आपको रोका जाएगा। तो यही तो डर राजेश गुप्ता जी दिखा रहे हैं कि हम जो करेंगे हमारा सब कुछ मंजूर होना चाहिए। सिर्फ यही कहना है मेरा कि संविधान के हिसाब से चलेंगे तो लंबा चलेंगे, साथ चलेंगे तो लंबा चलेंगे। लेकिन अगर आप कहें कि न खाता न बही, जो अरविंद केजरीवाल कहें वही सही, वो नहीं होने वाला। कानून और संविधान के हिसाब से सरकारें चलती हैं, आपके अपने डर के हिसाब से सरकार भी चलेगी। जी, तो बीजेपी का अमेंडमेंट बिल पेश किए जाने के बाद अपना तर्क है, तो वहीं आम आदमी पार्टी इस पर सरापा एहतजाज दिखाई दे रही है। अब देखना ये होगा कि इस मामले पर किस हद तक नाराजगी जताई जाती है। आप दोनों मेहमानों का बेहद शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। रचना, आपका भी बेहद शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और आवाम की राय बताने के लिए। फिलहाल इसी के साथ खबर दोपहर में रुकेंगे छोटी सी ब्रेक के लिए। खबर दोपहर में लौटेंगे दूसरी बड़ी खबर के साथ जल्द ही। खबर दोपहर में दूसरी खबर के साथ, मसाजिद और दरगाहों में लाउड स्पीकर के इस्तेमाल के सिलसिले में कर्नाटक रियासती वक्फ बोर्ड ने आज एक अहम सर्कुलर जारी किया है। सर्कुलर के मुताबिक नमाज फज्र की अजान के लिए लाउड स्पीकर का इस्तेमाल नहीं करना होगा। रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक लाउड स्पीकर के इस्तेमाल पर पाबंदी रहेगी। आखिर ये फैसला और ये सर्कुलर क्यों जारी किया गया, हम बातचीत करेंगे एक खास मेहमान से जो हमारे दरमियान अब से कुछ ही देर में जुड़ने वाले हैं और जिन का तारुफ हम करा दें। मुजीबुल्लाह साहब हैं जो कि स्पेशल ऑफिसर हैं कर्नाटक रियासती वक्फ बोर्ड के। आपका खैर मकदम करते हैं। अगर आप मेरी आवाज़ सुन पा रहे होंगे तो सबसे पहले न्यूज़ 18 उर्दू का सवाल आपसे ये कि आखिर लाउड स्पीकर के हवाले से जो सर्कुलर जारी किया गया है, ये क्यों जारी किया गया है रियासती वक्फ बोर्ड की जानिब से? मुजीबुल्लाह साहब, आप मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं? जी फरमाए मुजीबुल्लाह साहब, आखिर रियासती वक्फ बोर्ड की जानिब से अजान लाउड स्पीकर के जरिए दिए जाने पर एक मुअय्यना वक्त में क्यों इस तरह का सर्कुलर जारी किया गया, क्यों जरूरत आन पड़ी? देखिए, सारे हिंदुस्तान में यह कानून बना है जो एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986, आज से 34 साल पहले हिंदुस्तान में यह कानून बना है जिसमें नॉइज पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन, लाइट पोल्यूशन सबके बारे में पाबंदी डाली गई है। अदालत आलिया ने भी एक आर्डर इशू किया जिसके मुआफिक रात के 10 बजे से सुबह के 6 बजे तक किसी किस्म के लाउड स्पीकर का इस्तेमाल सारे हिंदुस्तान में होना नहीं चाहिए। इसके बाद 2000 में नॉइज पोल्यूशन कंट्रोल रूल 2000 में हुकूमत हिंद की तरफ से जारी किया गया, इसमें भी यही बात कही गई है। इसके बाद आए दिन आजकल रियासत कर्नाटक में हाई कोर्ट में भी PIL वगैरह दाखिल करती जा रही है और पुलिस की तरफ से भी ये अहकामात मसाजिद को जारी करते रहे। इसलिए ये जरूरी बन गया कि हमें काफी दिनों से ये मांग की जा रही थी, आपके मुताबिक कानूनी तरीके से मांग की जा रही थी, तो अभी क्यों ये सर्कुलर जारी किया गया? सवाल तो यही उठता है। अभी नहीं है, 2017 में भी हम लोग मुतवल्ली कॉन्फ्रेंस सारे स्टेट में किए थे, उस वक्त भी एक सर्कुलर दे के उस वक्त किस तरीके से उसका डेसिबल लिमिट कितना है ये सारी चीजें सर्कुलर के माफिक 2017 में लिमिट कितना है ये सारी चीजें सर्कुलर के माफिक 2017 में भी दिए गए थे। अब ये फिर दोबारा जब कोर्टों में ज्यादा मामला आया
तो हमने बोर्ड ने ये जरूरी समझा। तो इस हवाले से कितने मामले वक्फ बोर्ड को लगता है कि कोर्ट में अदालत में आए जिसके बाद आपको ये सर्कुलर जारी करना पड़ा, क्योंकि एक तबका ऐसा है जो इस फैसले को सियासत के चश्मे से भी देख रहा है, ऐसे तबके के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं देख रहा है, हमारे जो हिंदुस्तान में कानून है, हम एक महज़्ज़ब क़ौम के इमाम हैं। इस तरीके से हमें चाहिए कि सारे हिंदुस्तान में हमारा रवैया एक बेहतरीन हो, कानून की हम है ना अवॉइड करते ही इस तरीके का बतलाने के लिए हमें यह ज़रूरी समझा कि बोर्ड के हमारे सारे मुसलमानों को इस कानून का पालन करने के लिए सर्कुलर देना ज़रूरी है। तो क्या ये माना जाए किसी भी तरह का दबाव नहीं था जिसके जरिए ये फैसला लिया गया? नहीं, किसी किस्म का दबाव हम पर नहीं है। हम सिर्फ हमारी कौम को एक महज़्ज़ब तरीके से दिन ब दिन ये कार्रवाइयाँ करना सिखाना चाहते हैं। ऐसे ही और दूसरे भी हम सर्कुलर बहुत से दे चुके हैं, उसमें एक है ये बस। आपको नाराजगी का भी सामना करना पड़ रहा होगा रियासती वक्फ बोर्ड की के सर्कुलर को लेकर, उस पर आप क्या कुछ कहेंगे? नहीं, कई लोगों ने इसके बारे में तारीफ की है, हमें मुबारकबादियां भी दे रहे हैं। नाराजगी का तो सवाल ही नहीं है। नहीं, लेकिन मुजीबुल्लाह साहब, सवाल ये उठता है कि आखिर एक ऐसे वक्त में सरकार की तरफ लोगों का इशारा जा रहा है कि कहीं सरकार की तरफ से कुछ रियासती वक्फ बोर्ड पर दबाव तो नहीं, जिसके बाद ये इस सर्कुलर को जारी किया गया और इस तरह का फैसला लिया गया है? क्योंकि 10 बजे के बाद मसाजिद में तो लाउड स्पीकर का इस्तेमाल नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ नमाज फज्र के वक्त होता है। हम लोग अजान देने के लिए पाबंदी नहीं डाले हैं। हमारा सिर्फ लाउड स्पीकर का इस्तेमाल है, जो रात में सुप्रीम कोर्ट का जो इस्तेमाल है, और जो दूसरा डेसिबल के मुआफिक दिन और रात में इंडस्ट्रियल एरिया और दूसरे एरिया में दे सकते हैं। उसके साथ साथ हम सिर्फ लाउड स्पीकर ही नहीं, वहाँ है ना जानवरों और परिंदों के लिए भी खाने पीने का इंतजाम किया जाए, और जो हाइजीनिक एटमॉस्फेयर किया जाए, ट्री प्लांटेशन किया जाए, ये सारे चीजें भी माहौल को एक हाइजीनिक बनाने के लिए, अच्छा माहौल बनाने के लिए इंस्ट्रक्शंस दिए हैं। आपने कहा कि रियासती वक्फ बोर्ड के इस सर्कुलर के इस फैसले की चार जानिब से सताइश की जा रही मुबारकबाद दिया जा रहा है, लेकिन हमारा सवाल ये है कि दिगर जो नॉइज पॉल्यूशन होते हैं, शादियों में बैंड बाजी बजते हैं, उस पर आपका क्या इजहार ख्याल है? क्या सरकार की तरफ से उस पर कुछ कहा जा रहा है, कहा जाएगा, या रियासती वक्फ बोर्ड इस हवाले से सरकार के सामने इस मुद्दे को रखेगी? जी, ये जो पोल्यूशन कंट्रोल का जो नॉइज कंट्रोल है, ये हर जगह नाफिज होगा, लेकिन हमारी जितना भी बोर्ड का पावर है वो सिर्फ मजहबी जायदादों पर है। इसलिए हम सिर्फ हमारी मस्जिद और दरगाहों के लिए मुखातिब करके हम सर्कुलर दिए हैं, और जो घरों में चलता है वो तो एक महज़्ज़ब इंसान होते हुए वो भी सारी जिम्मेदारियां संभालना चाहिए। हम इंस्ट्रक्शन सारे लोगों को नहीं दे सकते, हम सिर्फ मसाजिद और दरगाहों को ही दिए हैं। बहुत शुक्रिया हमारे साथ मुजीबुल्लाह साहब जुड़ने के लिए और इज़हार ख्याल करने के लिए, न्यूज़ 18 उर्दू को वक्त देने के लिए। फिलहाल इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। खबर दोपहर में आगे भी होगी मुलाकात। देखते रहिए न्यूज़ 18 उर्दू। आदाब।